इसको खोल के देखते हैं। मेरे भाई ने मुझे गोली मार दी है और मैं मर रहा हूं। उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए, उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं उससे मिलने इतनी दूर अपने शहर जा। इस बॉटल में थी ये चिट्ठी? जी सर। और तुमने इसे तोड़ दिया? सर वो चिट्ठी पढ़ते वक्त हाथ से छूट गई, सॉरी सर। खून तो हुआ है, कब हुआ है, कहां हुआ है, ये पता नहीं चल रहा। और सर किसका? सिर्फ एक चिट्ठी और इस टूटी हुई बोतल से कैसे पता लगाएंगे? सर सिर्फ इतना ही लिखा है कि उसके भाई ने उसे मारा है। उसका भाई कहाँ है, कौन है उसका भाई, कुछ भी नहीं लिखा है। और लिखते लिखते वो अटक गया, यानी कि उसकी सांस अटक गई होगी। नहीं पूर्वी, सांस नहीं अटकी होगी। नहीं तो वो चिट्ठी को बोतल में डाल के समुद्र में कैसे फेंक पाता? जरूर कुछ और हुआ होगा, कुछ अचानक। शायद वो खूनी वापस आ गया हो और हड़बड़ी में आके उसने सेंटेंस को आधा छोड़ दिया, चिट्ठी को बोतल में डाला और समुद्र में फेंक दिया। मगर एक बात पक्की है, ये बॉटल, उस आदमी ने ये बोतल समंदर के बीच में ही फेंकी होगी, शायद किसी टापू से या शिप से। ये आदमी आया कहां से था, इस पर लिखा है ना, मैं उससे मिलने इतनी दूर अपने शहर जा से आया। जा से क्या आ सकता है? JA जमशेदपुर, सर जबलपुर, जम्मू, जयपुर। जा से जापान। बेटी, इस केस की तह तक जाना ही पड़ेगा। हाँ सर, लेकिन कैसे? न खूनी का पता है, न मरने वाले की पहचान। हमारे पास तो कोई लाश भी नहीं है, बल्कि हमें तो ये भी नहीं पता है कि ये बोतल कितने साल पहले फेंकी गई थी। मानता हूं रजत, मामला मुश्किल है, मगर जरा सोचो, जिस आदमी ने मरते मरते न्याय के लिए इतनी कोशिश की है, देर से सही लेकिन उसे न्याय तो मिलना ही चाहिए। बहुत बिजी है, मुंडी ऊपर करने के लिए भी वक्त नहीं है। तो और क्या, मुझे 24 घंटे बिजी रखना तो तुम्हारा परम कर्तव्य है, और मानना पड़ेगा बॉस, तुम अपने कर्तव्य को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाते हो। मेरी तारीफ कर रहा है या? तारीफ बॉस, 100% तारीफ। तो फिर पता क्या पता चला? इस बार ज्यादा कुछ पता नहीं चला बॉस। हथियार डाल दिया ना सालों की। अरे बस क्या है, मैं इस बॉटल को अच्छी तरह से चेक करके कुछ और पता लगाने की कोशिश कर रहा था बॉस, लेकिन साळुंखे, हमारे पास ये बॉटल और वो चिट्ठी, सिर्फ 2 ही सुराग है, और फिर ये भी पता नहीं कि खून 1 साल पहले हुआ या 10 साल पहले। इसलिए रो मत। एक मिनट, रो नहीं रहा, 1 मिनट ठहरो जरा। ये देख रहे हो सर, ये तो सफेद नमक की तरह लग रहा है। सर पता चल सकता है कि इसमें क्या था? ये बोतल एक शराब की बोतल थी, और उस चिट्ठी को इस बोतल में डालने से पहले इस बोतल को खाली किया गया था। शराब की बोतल? हाँ राजू, अल्कोहल टेस्ट एकदम पॉजिटिव है। अच्छा साळुंखे, तू बता सकता है इस बोतल में कितनी पुरानी शराब थी? इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चक्कर कितना पुराना है। नहीं बस, ये मुमकिन नहीं है। फिर रोने लगा तू यार? अरे रोने की बात नहीं है। तो फिर? दरअसल इस बोतल में जितनी भी शराब थी वो सब उड़ चुकी, और समंदर के खारे पानी में बहते बहते इसके सारे के सारे केमिकल कॉम्बिनेशन बदल चुके हैं। मतलब इस बोतल के बारे में अगर हमें और जानना है, जैसे कि ये कहाँ बनाई गई, इसका डिजाइन क्या था, तो हमें इसके सारे टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ना पड़ेगा। हाँ, कोशिश करके देख सकते हैं, लेकिन अच्छा साळुंखे, इस बोतल के अंदर जो वो चिट्ठी मिली है जिस पर खून लगा हुआ, उस खून का DNA टेस्ट तो किया है ना तुमने? हाँ सर। तो फिर क्या पता चला? ये खून किसी आदमी का है जिसकी उम्र 30 से 40 साल के बीच की होगी। लेकिन साहब, इसके अलावा हमें और कोई खास बात नहीं पता चली जिससे इस आदमी की पहचान हो सके। अच्छा, और कुछ नहीं? नहीं,
क्योंकि खून पूरी तरह से सूख चुका है, इसलिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कितने साल पहले इस कागज पर लगा होगा। लेकिन ये कागज, इस कागज से तो कुछ पता चला होगा। हाँ, ये कोई साधारण कागज नहीं है। मैंने इस कागज के छोटे से टुकड़े पर एक खास केमिकल टेस्ट किया है। ये देखिए सर, ये हरे रंग के दाग दिख रहे हैं आपको? हाँ, ये क्लोरोफिल के दाग है जो हरे पत्तों पे पाए जाते हैं, प्लांट सेल्यूलोज। सर, ये कागज कोई मशीन में बनाया हुआ कागज नहीं है, इनफैक्ट हैंडमेड पेपर है जो सूखे फूल और पत्तों से बनाए गए। और एक बात सर, इस पेपर पर यहाँ पर मुझे कुछ एम्बॉस किया हुआ दिखा है। ये लोगो जरूर किसी कंपनी का लोगो है, शायद किसी शिपिंग कंपनी का। सर ये लोगो किसी भी कंपनी ने रजिस्टर्ड नहीं कराया है। सर ये लोगो आधा है आधा नहीं, हम पेंट करके इसको पूरा करने की कोशिश भी तो कर सकते हैं। हाँ, मगर ये भी तो पता चलना चाहिए ना रजत कि आधे हिस्से में क्या होगा या क्या था। काम करते हैं, निखिल जरा आईना लेकर आओ जल्दी। ये देखो सर, रिफ्लेक्शन में तो साफ दिख रहा है बी अक्षर, कैपिटल बी। इसका मतलब है ये पेपर खास तौर पर किसी के लिए बनाया गया था। ये हैंडमेड पेपर, जिसके लिए भी ये पेपर बना है उसका नाम शायद बी से शुरू होता है। लेकिन सर इस अक्षर बी से ये कैसे पता चलेगा कि मरने वाले का नाम क्या था? सचिन, अगर ये पता चल जाए ना कि इस पेपर के बनने में किन किन फूल और पत्तों का इस्तेमाल हुआ तो उस आदमी को भी हम ढूंढ निकालेंगे। सर फूल पत्तों की खास जानकारी तो एक बॉटनिस्ट को ही होगी। बॉटनिस्ट? मिस्टर अभिजीत, आपकी ये फोरेंसिक रिपोर्ट 100% सही है। ये पेपर वनस्पति के अलग अलग भाग से बनाया है, जैसे कि फूल, पत्ते, घास और पेड़ की शाखाओं को सुखाकर बनाया गया है। सर, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी है। किस चीज का कितना भाग है ये कैसे पता चलेगा? अगर आप चाहे तो इस पेपर के मैं सारे भाग, सारे कंपोनेंट अलग करके आपको दे सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे पता तो चले कि आप एग्जैक्टली जानना क्या चाहते हैं। जानना तो हमें ये है सत्कार जी कि जिस आदमी ने ये नोट लिखा है वो कौन था और रहता कहाँ था। अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ठीक है, फिर आप ये बता दीजिए ये जो पेपर जिन फूल और पत्तों से बना है वो कहाँ पाए जाते हैं? सर, इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे और टेस्ट के वक्त शायद ये नोट खराब हो सकता है। नहीं, आप उसकी चिंता मत कीजिए, इसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हो चुका है। पेपर के अंदर सूखी हुई पत्ती। ऐसा ही एक स्पेसिमेन मेरे पास भी है। ये देखिए। सर, ये दोनों पत्ते तो एक जैसे हैं। ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन से पेड़ के हैं? ये देवदार पेड़ के पत्ते हैं। देवदार? ये देवदार तो मैदानी इलाकों में पाए नहीं जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं ना, ये हिल स्टेशन पे। जी सर।
1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये देवदार के घने जंगल होते हैं। सर मतलब विक्टिम बी पहाड़ी इलाकों में रहने वाला था? हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड का हो सकता है। विक्टिम बी ने लिखा है कि वो ऐसी जगह रहता था जिसका नाम JA से शुरू होता है। सत्कार साहब, आपका लैपटॉप यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अब देखो, सर्च करो, कोई जगह ऐसी है कि जो JA से शुरू होती है? सर उत्तराखंड में तो ऐसी कोई जगह नहीं है। हिमाचल प्रदेश देखो। सर ये देखिए जंतवाड़ी, और ऐसी कोई जगह नहीं है जो JA से शुरू होती है। गुड, चलो कम से कम ये तो पता चल गया कि विक्टिम बी हिमाचल प्रदेश का है, शायद जंतवाड़ी का। किसका खून हुआ साहब जी? कोई हमारी जंतवाड़ी का था क्या? हाँ, हमें शक है कि वो आदमी जंतवाड़ी का ही रहने वाला था। तो साहब इतने सालों में हमारे कस्बे में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं सर कभी। शायद वो आदमी पहले यहाँ पे रहता था, बाद में किसी और शहर में बस गया हो। अच्छा साहब, अब हम आपकी मदद कैसे करें ये बताइए। ये कागज देखकर। ये कागज? अब इसे देख के हम आपको क्या बताएं साहब। देखो, हमें ये पता करना है कि जंतवाड़ी में ऐसी कोई मिल है क्या जहाँ पे ऐसे हैंडमेड पेपर्स बनाए जाते हैं? नहीं साहब, ऐसा तो कोई मिल नहीं है इधर। अच्छा, ये फूल और देवदार के पत्तों को सुखा के कागज बनाया जाता था ना, वो यहाँ पे कहीं बनता है क्या? कोई ऐसा आदमी हो जो बनाता हो? अब भी नहीं है, मगर पहले था। पहले था? हाँ साहब जी, कुछ साल पहले देवदार के पेड़ों को काटने पर पाबंदी लगाई गई थी, मगर उससे पहले देवदार के पत्तों से ऐसे कागज एक वर्कशॉप में बनते थे। कौन चलाता था ये वर्कशॉप? मुंगेरी लाल, माल रोड से नीचे जाके बाईं ओर। पर अब वो उस जगह पर एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता है। मुंगेरी लाल। आप ये पेपर देखिए, ये आपके हैंडीक्राफ्ट वर्कशॉप में बनाया गया? हाँ, ये कागज मैंने बनाया था। मेरा मतलब पूरा राइटिंग पैड मैंने बनाया था। किसके लिए बनाया था ये? जमींदार साहब के लिए, कुमार जी, उनका ही ऑर्डर था। उन्होंने खासतौर से कहा था कि उनके परिवार के हर सदस्य के नाम पे लेटर पैड बनाया जाए और सबके नाम की पहला अक्षर लेटर पैड पे छापा जाए। अच्छा, उनके परिवार में किसका नाम है जो B से शुरू होता है? नहीं साहब, नहीं जानता। हवेली कहाँ उनकी? साहब आप माल रोड से आए ना, पीछे जो टेकरी है ना, उसी पर हवेली है। थैंक यू। हेलो, CID के लोग आए थे यहाँ पे। रजा, बॉटल बन गई? यस सर, हो गया। वंडरफुल, वेरी गुड। सर, ये बॉटल की एक तरफ किसी कंपनी का लोगो छपा हुआ है। हाँ, ये क्या? और बॉटल की दूसरी तरफ 50 एम्बॉस्ड है। हाँ, 50 साल गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। तो हो सकता है स्पेशल एडिशन के लिए कोई खास बॉटल बनाई हो। हाँ, हो सकता है। एक काम करो, इंटरनेट से पता लगाओ ये लोगो किस शराब बनाने वाली कंपनी का है। सर, ये ब्राजील की कोई कंपनी। और शराब भी ब्राजील की ही है। लेकिन ये बोतल और उसके अंदर की चिट्ठी मिली हिंदुस्तान में, और मौत हुई किसी हिंदुस्तानी की। पता लगाना पड़ेगा ये कौन सी हिंदुस्तानी कंपनी है जो ब्राजील की इस कंपनी से शराब आयात करती है, इंपोर्ट करती है। हवेली का हाल तो बड़ा बुरा है। देख के लगता है यहाँ पे सालों से कोई नहीं आया होगा।
हाँ सर, वहाँ हवेली का गेट भी टूटा हुआ था। और ये देखिए, ये ताला, इस पे भी जंग लगी हुई है। सर कोई बेवकूफ ही होगा जो इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी को सड़ने के लिए छोड़ रखा है, वरना रेंट पे दे देता, बेच देता, इसको होटल बना देता। क्या कर रहे हो? अच्छे घर के लगते हो। कुमार जी के बंगले में कैसे आए? किसको पूछकर फाटक लांग कर गए हो? देखिए आप गलत समझ रही हैं, हम लोग तो रिश्तेदार हैं, कुमार जी के रिश्तेदार हैं। बाहर रहते हैं ना हम लोग, अमेरिका में। तो काफी सालों बाद यहाँ आए तो सोचा कुमार अंकल से मिल ले। मगर यहाँ तो सब कुछ बंद पड़ा है और कुमार अंकल फोन भी नहीं उठा रहे हैं। नंबर वंबर बदल गया क्या उनका? जमींदारों के यहाँ पर मेहमान बनकर तो बहुत लोग आते हैं, पर आप लोगों को इससे पहले यहाँ नहीं देखा है। वो हम लोग दूर के रिश्तेदार हैं। क्या है कि काफी सालों से यहाँ आए नहीं है, तो आपने इसीलिए देखा नहीं होगा। आप पड़ोस में रहती हैं क्या? जी हाँ, मैं यहीं पे रहती हूँ। कुमार जी से तो घर जैसा नाता है। ये हवेली गुंडों का अड्डा ना बन जाए, इसीलिए नजर रखती हूँ। गुंडों का अड्डा? क्यों, कुमार अंकल के यहाँ कोई नहीं रहता क्या? यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा हो गया है। अब कुमार जी का परिवार यहाँ पे नहीं रहता है, मुंबई में रहता है। कब से? 2005 से। क्यों है ऐसा क्या हो गया? कुमार अंकल हवेली छोड़ के मुंबई चले गए? उनका वो बड़ा बेटा है ना विक्रम। विक्रम ने क्या किया? वो घर संपत्ति के झगड़े में किसी रिश्तेदार को उसने चाकू मार दिया था। ये विक्रम भी ना, बेचारे कुमार अंकल कितना परेशान हुए होंगे। तो केस वेस बन गया होगा, पुलिस केस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुमार जी ने बात को दबा दिया और रातों रात घर छोड़ के चले गए। तब से इस हवेली में कोई आता नहीं है। उनका एक बेटा था ना, वो बा नाम। कौन? बलबीर? बलबीर। ये बलबीर भी मुंबई चला गया क्या? वो अकेले यहाँ कैसे रहता? वो अपने माता पिता के साथ चला गया। आप लोग इतनी दूर से आए, कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे भी मंदिर जाना है, अब आप लोग भी जाइए। नमस्ते। थैंक यू। चलो, कम से कम ये तो पता चल गया कि मरते वक्त जिस आदमी ने चिट्ठी लिखी थी उसका नाम बलबीर था। सर नाम तो पता चल गया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि उसे गोली किसने मारी? हो सकता है उसका राज इस वीरान हवेली में ही छुपा हो। चेक करो, शायद कोई काम की चीज मिल जाए। कुछ नहीं मिला सर। साहब। हाँ सचिन। ये देखिए, बॉम्बे के कुछ नंबर, रियल स्टेट एजेंट्स। रातों रात हवेली छोड़ के भागे हैं तो मुंबई में घर तो चाहिए होगा ना? हाँ सर, तो ये लोग काफी अमीर लोग हैं। मतलब किराए के घर में तो नहीं रह रहे होंगे, कहीं ना कहीं फ्लैट खरीदा होगा या बंगलो खरीदा होगा। ये फ्लैट खरीदा या बंगलो, ये तो स्टेट एजेंट्स ही बताएंगे। मैंने ये जो बाहर औरत मिली थी ना, रजनी, उससे इस घर में रहने वालों के स्केच बनवा लो। यस सर। ये शराब इंडिया में सिर्फ 3 कंपनियां इंपोर्ट करती हैं और उनमें सबसे बड़ा इंपोर्टर मैं हूं। और इस पे जो 50 का मार्क क्या है? ब्राजील की कंपनी ने जब 50 साल पूरे किए तो उन्होंने एक स्पेशल कंसाइनमेंट तैयार की थी, लिमिटेड एडिशन। लिमिटेड एडिशन? यस सर, स्पेशल एडिशन। तो ये लिमिटेड एडिशन की शराब को इंपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट भी इन तीनों इंपोर्टर्स को मिला था? नो सर, सिर्फ मेरी कंपनी को ही मिला था। अक्टूबर 2007 का ये स्पेशल बैच था। अक्टूबर 2007 का लिमिटेड एडिशन। मुझे लगता है कि इस बलबीर का मर्डर उसी समय हुआ होगा। मिस्टर उत्तम, हमें लगता है कि बलबीर का खून किसी शिप में हुआ था। क्योंकि आप ये शराब इंपोर्ट करते हैं तो आप इसे सप्लाई भी करते ही होंगे।
2007 का रिकॉर्ड चेक करके बता सकते हैं कि आपने 2007 में ये शराब किस किस को सप्लाई किया था? हाँ सर, मैं अभी बताता हूँ। प्लीज। मिल गया सर। अक्टूबर 2007 में ये शराब 2 क्रूज शिप पर सप्लाई की गई थी, एक जेडीयू और दूसरा डीएल क्रूज लाइन। जेडीयू पर ये कंसाइनमेंट समय पर नहीं पहुंचे सर, इसलिए कंसाइनमेंट लिए बगैर ही उससे रवाना हो गई। दूसरी शिप अक्टूबर 2007 में ये शराब डीएल क्रूज लाइन पर 60 बॉटल का कंसाइनमेंट गया था। थैंक यू उत्तम जी, थैंक्स अ लॉट। माय प्लेजर। अरे नयन सुख, अरे जल्दी कर, तू मेरा असिस्टेंट होके भी आज तक तूने मुझे कोई सुख नहीं दिया रे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? अब तक तो सीआईडी भी नहीं आई। मेरे तो हाथ पांव ढीले पड़ रहे हैं सर, कहीं आपके साथ साथ मुझे भी ना अंदर कर दे। वो बंद रख कर ढूंढ जल्दी। प्रताप जी सर। सीआईडी सर मैंने तो सिर्फ उनको मकान दिलाया था, बाकी मैं कुछ नहीं जानता सर। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप कुमार परिवार के बारे में कुछ भी खास जानते हैं तो बताइए। हाँ सर, है ना खास बात। इस पार्टी के अलावा आज तक किसी ने भी फुल पेमेंट देके प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। पूरा पेमेंट कैश में? हाँ मैडम, बहुत अमीर आदमी थे पर पैसों के लिए झगड़ते थे। कोई भी साथ रहना नहीं चाहता था। मुझसे कहा कि 3 मकान ले लें, वो भी कैश पेमेंट, ब्लैक मनी। सोचिए उनके पास व्हाइट मनी कितनी होगी। 3 घरों का सौदा किया आपने, वो भी ब्लैक मनी। सॉरी सर, लेकिन मैं क्या करता, कुछ पार्टियां होती हैं ऐसी हैं सर। ये कितने साल पुरानी बात है? ये जून 2005 की मैडम। जून 2005 यानी 7 साल पुरानी। हाँ मैडम। फिर भी ऐसे स्पेशल क्लाइंट्स का चेहरा तो आपको याद होगा ही। हाँ मैडम, याद है ना। सर ये फाइल मिल गई। ये देखिए, ये उनके पासपोर्ट साइज फोटो भी हैं और उनके सिग्नेचर हैं इस पेपर पर। इसका मतलब हम लोग सही राह पर हैं। अच्छा, आपने कहा था कि 3 घरों का सौदा हुआ था, राइट? हाँ सर। सर एक तो उनके पिताजी ने लिया था, मिस्टर कुमार, और दूसरा उनके बड़े बेटे मिस्टर विक्रम, और तीसरा उनका मझला बेटा अभिमन्यु ने लिया था। और उनका सबसे छोटा बेटा बलबीर, उसने कोई घर नहीं खरीदा? हाँ सर, उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो घर नहीं लिया, वो अपने पिताजी के साथ ही रहता था। थैंक यू। सब बलबीर के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो घर खरीद सके या कोई घर किराए पे ले। फिर उसे मारकर उसके बड़े भाइयों को क्या फायदा होता? इसका जवाब तो वो 2 भाई लोग ही दे सकते हैं पूर्वी। पर सर उससे पूछेंगे कैसे? 7 साल हो चुके इस बात को, पता नहीं वस वक्त कहाँ होंगे। उन्होंने मुंबई महानगरी में घर खरीदे थे, और एक बार जो मुंबई में बस गया वो जल्दी कहीं और नहीं बस सकता। इस एड्रेस पर चल के देखते हैं, शायद वो आज भी इसी शहर में हो। डीएल क्रूज लाइनर हमारी ही कंपनी की क्रूज लाइनर थी। हाँ सर, शिप पुरानी हो गई थी इसलिए 2009 में उसे शिप ब्रेकिंग के लिए शिपयार्ड में भेज दिया गया। और आप जिस सफर के बारे में जानना चाहते हैं वो 3 अक्टूबर 2007 में हुआ था। सर मेरा यकीन मानिए उस शिप पर कोई मर्डर नहीं हुआ था। आप हमारा यकीन कीजिए कि उस शिप में एक आदमी का मर्डर हुआ था। सर मैं यहाँ 9 साल से काम कर रहा हूँ और मेरे जहाज पर कोई मर्डर हो और मुझे पता ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। 3 अक्टूबर 2007 उस जहाज में जितने भी लोग थे स्टाफ में, उनका नाम तो याद होगा ना आपको? बुलाइए उन्हें जल्दी। जी सर। सुरेश, तुम और राहुल मेरे कैबिन में आओ। पैसेंजर लिस्ट चाहिए हमें। जी सर। बलबीर कुमार का नाम लिस्ट में है? हाँ सर, पर वो। हाँ सर। सर ये है राहुल और ये सुरेश। 3 अक्टूबर 2007 के दिन डीएल क्रूज पर ये दोनों ही थे। यस सर, उस जहाज के हर सफर का हिस्सा रहे हैं हम। पर प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम क्या है हम बताते हैं आपको। उस जहाज पे बलबीर नाम के एक पैसेंजर का खून हुआ था। खून? पर हमें तो वहां पर कोई लाश नहीं मिली सर। चलिए मान लिया कि आपको कोई लाश नहीं मिली, लेकिन एक बात तो तय है कि आपकी शिप से एक पैसेंजर गायब हुआ था। हाँ सर, एक पैसेंजर गायब तो हुआ था,
तो तुम लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? हाँ? सर पूरा शिप छान मारा पर वो पैसेंजर हमें नहीं मिला। हमें लगा कि वो शायद गलती से समुद्र में गिर गया हो, और उसके फैमिली वालों ने भी उसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं की। तो पैसेंजर लिस्ट चेक करो। बलवीर का भाई या उसका कोई रिश्तेदार साथ में था क्या? नहीं सर, वो अकेला था। इसका मतलब यही हो सकता है कि बलवीर का भाई गलत नाम से एक झूठी पहचान पर सफर कर रहा था। हमें यहाँ बुलाने की वजह क्या है? आखिर चल क्या रहा है? बलबीर की मौत का आपको कैसे पता चला? और आप लोग इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो बलबीर ही था? आप लोगों को किसने बताया? इस चिट्ठी ने। बलबीर ने आपसे खुद कहा कि वो मर चुका है? जी हाँ। मगर कैसे? मैंने कहा ना इस चिट्ठी से। इसमें बलबीर ने अपनी मौत के बारे में खुद लिखा है जब वो 3 अक्टूबर 2007 डीएल इंडिया नाम के जहाज से सफर कर रहा था। बलबीर ने लिखा है कि मेरे भाई ने मुझ पर गोली चलाई, उसे सजा दिलवाना, मेरा विश्वास तोड़ा है। उसको मिलने के लिए मैं यहां बहुत दूर अपने शहर ज का मतलब है जंतवाड़ी, जहां से आपके परिवार के बारे में हमें पता चला। बलबीर मर चुका है 2007 में, हमें पता ही नहीं चला। और जब उसकी मौत के बारे में हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे मार सकते हैं उसे? अगर बलबीर ने ही तो लिखा है ना कि उसके भाई ने उस पर गोली चलाई, और उसके भाई कौन है? आप दोनों, मिस्टर विक्रम और अभिमन्यु। डाइंग डिक्लेरेशन, एक मरते हुए आदमी का आखिरी बयान, कानून में बहुत मायने रखता है। सर उसने हमें क्यों दोषी ठहराया है, जबकि 3 अक्टूबर 2007 को हम डीएल इंडिया नाम की शिप पे थे ही नहीं। सर आप चाहे तो पैसेंजर की लिस्ट चेक कर सकते हैं। सितंबर 2007 के बाद हम बलबीर से मिले ही नहीं। और एक बात, इस बात की क्या गारंटी है कि ये चिट्ठी बलबीर ने ही लिखी है? सर किसी ने हमारे साथ भद्दा मजाक किया है सर। मैं मानती हूँ कि इनकी बलबीर से ज्यादा बनती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना सर कि मेरे पति और देवर इस हद तक गिर सकते हैं। तो फिर इतने सालों तक आपने ये जानना जरूरी क्यों नहीं समझा कि बलबीर कहाँ है? भाई था आखिर वो इनका। सर हमारा बलबीर से पैसों और जंतवाड़ी की हवेली को लेकर प्रॉब्लम चल रहा था, और इसी बात को लेकर वो हमसे नाराज था, और हमारे माँ बाप के देहांत के बाद तो हमसे कोई नाता रखना ही नहीं चाहता था। एक बात आप सब लोग ध्यान में रखना, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती आप में से कोई भी ये शहर छोड़कर नहीं जाएगा, समझे? जा सकते हैं आप लोग। सर, डीएल इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं सभी लोगों की डिटेल्स मिल गई है सर। बाकी लोगों का तो पता चल गया है, लेकिन एक प्रत्युषा नाम की लड़की है जो गलत नाम से ट्रैवल कर रही थी, और तो और जो एड्रेस दिया था उसने वो भी गलत है सर। प्रत्युषा, तो हो सकता है ये लड़की उस भाई के साथ मिली हुई हो उस खून में, और ये भाई गलत नाम पे ट्रैवल कर रहा हो। लेकिन सर पैसेंजर लिस्ट में बाकी जितने भी यात्री हैं उनके नाम और एड्रेस मैच करते हैं। मतलब सर बलबीर के दोनों भाई सच बोल रहे थे? हाँ, बलबीर के दोनों भाई सच बोल रहे थे। अच्छा, क्या हुआ सर? रजत, बलबीर के भाई विक्रम और अभिमन्यु ने हमसे कहा कि सितंबर 2007 के बाद उन्होंने बलबीर को देखा ही नहीं था, और बलबीर की मौत हुई अक्टूबर 2007 में। तो इसका मतलब है उस एक महीने में, मतलब सितंबर और अक्टूबर के बीच बलबीर जंतवाड़ी में ही था, जंतवाड़ी में। सर लेकिन जंतवाड़ी के उस हवेली पर जो औरत थी उसका कहना था कि बलबीर वहां कभी आया ही नहीं, तो क्या वो औरत झूठ बोल रही है? हो सकता है बलबीर उस जंतवाड़ी की हवेली में रुका ही ना हो, जंतवाड़ी में ही किसी और जगह पे ठहरा। लेकिन सर वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि बलबीर जंतवाड़ी की वो हवेली अपने नाम पर करना चाहता था, और ये बात तो अपने भाइयों से छुपाना चाहता था। मगर सर ये बलबीर जंतवाड़ी में रुका कहाँ होगा? वो तो हम पता लगा ही लेंगे सचिन, पता लगा ही लेंगे, लेकिन उससे पहले ये पता लगाना चाहिए कि ये बलबीर जंतवाड़ी में किस वकील से मिला था।
अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं साहब आप लोग? कहाँ जा रहे हैं साहब आप लोग? वो संजीव साहब से मिलना था। आप लोग कौन है? सीआईडी मुंबई। सीआईडी? आप ही लोग उससे मिलने गए हो साहब? वो क्या? मगर हमने तो उनसे कहा था कि हम यहाँ घर पे आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। पता नहीं साहब। लेकिन हमसे मिलने कहाँ गए, कुछ तो बताया होगा तुम्हें। माल रोड गए साहब वो। मॉल रोड? मॉल रोड पे क्यों? 15 मिनट पहले एक आदमी आया था साहब, उसने बोला कि माल रोड में सीआईडी आपका इंतजार कर रही है, और साहब उसी के साथ चले गए वो। समझदार आदमी किसी की बातों में कैसे आ गया? तुमने इस आदमी को पहले कभी देखा था? उसको साहब मैंने जंतवाड़ी में कई बार देखा साहब। कैसे दिखने में कैसा ही? सर वो सांवला सा और 5-5.5 फुट लंबा होगा साहब। और रंग बिरंगी टोपी पहना हुआ था और मुंह में पान चपाया हुआ था साहब वो। सर हम इस आदमी से पहले मिल चुके हैं, कहीं ये वही तो? कैसे गए वो लोग? वो जो आदमी आया हुआ था साहब, उसी की गाड़ी से गए। कौन सी गाड़ी, किस रंग की गाड़ी? सफेद रंग की वैन थी साहब। संजीव की जान को खतरा है। चलो, रंग बिरंगी टोपी पहने हुआ था, वो जो शिमला में पहनते ना, वो सफेद वैन देखी नहीं? देखिए, आपने किसी ऐसे आदमी को देखा है जिसका रंग सांवला सा है, कद करीब 5-5.5 फीट इंच, और सर पर रंग बिरंगी टोपी पहनता है जिस पर हाथ की कारीगरी हुई है, सांवला सा है, अक्सर पान चबाता हुआ यहीं मार्केट में घूमता रहता है, और शायद उसके पास सफेद कलर की वैन है। शायद आप मंगू की बात कर रहे हैं। मंगू? जी हाँ, वही। एक नंबर का छटा हुआ बदमाश है वो, मॉल रोड पर अपना अड्डा जमा कर बैठा रहता है। आपने उसे देखा है क्या अभी? अभी हाँ, वो अपनी गाड़ी में इधर से ही गया है, उस तरफ। थैंक यू सर। सर, जिस औरत ने उस आदमी को देखा, उसका नाम मंगू है, अभी ऊपर की तरफ गया है। चलो। बचाओ! बचाओ! हेल्प! हेल्प! अब तू रोएगा और मैं हंसूंगा। चल! अरे छोड़ दो मुझे! छोड़ दो मुझे! अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? छोड़ दो मुझे! किसके लिए छोड़ दूं? हैं? अरे चल! अरे मेरी बात सुनो, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है भाई, छोड़ दो मुझे। किसके लिए छोड़ दूं? छोड़ दो मुझे। किसके लिए छोड़ दूं? अरे छोड़ दो मुझे। वकील बाबू, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे जाने दो। क्या है ना वकील साहब कि अगर आप जिंदा रहे तो बलबीर के बारे में सीआईडी को सब पता चल जाएगा। अब बलबीर का राज छुपाने के लिए हम मोटा पैसा लिए हैं। क्या है वकील बाबू, आपकी जबान तो बंद होती नहीं है वकील साहब, मरना तो पड़ेगा ही ना आपको। देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तू मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? देखो मुझे जाने दो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, आजा। बहुत जासूसी कर ली मंगू, तेरी जगह यहाँ इस जन्नत में नहीं है, समझा? तेरी जगह कहीं और है। जो कुछ बताएगा सच सच बताना, वरना। साहब मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के पैसे मिलते हैं साहब। जमींदार साहब के बेटे बलबीर के विषय में कोई भी पूछताछ करता है, बस मैं उन्हें एक फोन लगा देता हूँ सर। किसको बताता था? अब एक औरत है, मैंने उसे देखा नहीं है साहब। औरत? तो संजीव जी सर, आपके मुताबिक बलबीर का झगड़ा उनके भाइयों से था? हाँ सर, खानदानी हवेली को लेकर भाइयों में खूब झगड़ा हो रहा था सर। फिर बलबीर आपके पास यहाँ आया क्यों? बलबीर के माता पिता के गुजर जाने के बाद वो अपने भाइयों से छुपकर मुंबई से भाग निकला, खानदानी हवेली पर अपना अधिकार जमाने के लिए। उसे यकीन था सर कि उसके भाई आसानी से मानेंगे नहीं और उसके पेपर को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मगर ये औरत कौन है, बलबीर ने कभी बताया? नहीं सर। सर ये बलबीर अचानक यहाँ से भागकर मुंबई क्यों चला गया? हाँ, वो हवेली लेने आया था तो फिर यहाँ से भागा क्यों? पर हाँ सर, उस दिन जाने से पहले। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कितनी देर लगा दी? मालूम है, कोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है। अभी से कोई जरूरत नहीं है एडवोकेट साहब। क्यों? हवेली नहीं चाहिए क्या? नहीं, हवेली तो मुझे चाहिए और हवेली मुझे ही मिलने वाली है। मुझे ही मिलेगी? हाँ, पता नहीं कैसे मेरे भाइयों को पता चल गया कि मैं जंतवाड़ी आया हूँ,
आज सुबह ही भैया के घर से फोन आया था, मुझे मुंबई वापस बुलाया और कहा कि हवेली मुझे दे दी जाएगी, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। बलबीर ने कहा कि भैया के घर से फोन था। जी। किसने फोन किया बताया? नहीं सर, नाम तो नहीं बताया। ये केस तो फिर से उलझ गया सर। किसका फोन आया था ये तो हमें पता ही नहीं, पर बलबीर यहाँ से सीधा जहाज पर गया, लेकिन उसका भाई तो कभी जहाज पर गया ही नहीं। बलबीर ने चिट्ठी में यही लिखा था कि उसके भाई ने उस पर गोली चलाई। ये कैसे हो सकता है? सर उस जहाज पर वो लेडी पैसेंजर भी थी जो नकली नाम लेकर घूम रही थी, और उसका कैबिन ठीक बलबीर के कैबिन के सामने था। प्रत्यूषा, उसका नाम प्रत्यूषा है। हाँ सर, हो सकता है कि उसी औरत ने बलबीर को पटाकर उस जहाज पर बुलाया हो, लेकिन सर उस औरत को ढूंढेंगे कैसे? जी कहिए। हेलो मैडम, मैं डीएल क्रूज का मैनेजर हूँ। सॉरी इतनी रात को आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ओके। मैं एक जरूरी खबर लाया हूँ। खबर? कैसी खबर? हमारी शिप डीएल क्रूज पर मिस प्रत्यूषा ने 3 अक्टूबर 2007 को ट्रैवल किया था एग्जीक्यूटिव क्लास में। उन्हें लकी ड्रॉ में एक फ्री गिफ्ट कूपन मिली है हमारी नई क्रूज पर यूरोप के लिए। तो क्या मैं मिस प्रत्यूषा को पर्सनली ये फ्री गिफ्ट कूपन दे सकता हूँ? प्रत्यूषा? कौन प्रत्यूषा? देखिए हमारे घर में इस नाम की कोई औरत नहीं रहती है, आप शायद गलत एड्रेस पे आए हैं। मिस प्रत्यूषा 91 पॉकेट ए, सतारा कॉलोनी, 7 बंगलोज, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। बिल्कुल सही एड्रेस पे आए हैं सर। पर आपने सुना नहीं, यहाँ पर कोई प्रत्यूषा नहीं रहती है। और ये कैसी शिपिंग कंपनी है कि अपने मैनेजर को रात में किसी के घर भेजती है फ्री गिफ्ट कूपन देने के लिए? चलिए निकलिए यहाँ से। माया, देखिए आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है। एड्रेस सही है, लेकिन 3 अक्टूबर 2007 को हमारे घर से डीएल क्रूज पे कोई गया ही नहीं था। और ये प्रत्यूषा नाम भी हम पहली बार ही सुन रहे हैं। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हम पवई से इतनी दूर आपको फ्री ट्रिप देने आए हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, हमारे पास सारे पैसेंजर्स की लिस्ट है, ये देखिए। अरे आप लोग तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए। हमने कहा ना इस नाम की कोई लेडी हमारे घर में नहीं है, और हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। प्लीज चले जाइए यहाँ से। अब आप लोग यहाँ से जा रहे हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? ये पुलिस को बुलाने की धमकी किसे दे रहे हैं आप? पुलिस को तो अब हम बुलाएंगे। क्या? जालसाजी आप लोगों ने की है। झूठे नाम और दस्तावेज जमा करके आप लोगों ने कानून तोड़ा है। क्या? हमने कानून तोड़ा है? हमने झूठे दस्तावेज जमा किए थे? कैसे साबित करोगे तुम? क्या सबूत है तुम्हारे पास? फोटोग्राफ्स हैं। कौन से फोटो? वही जो शिप पर गालानाइक पर लिए गए थे। शिप के कैप्टन ने अपने यादगार के तौर पर हर एक पैसेंजर के साथ फोटो खिंचवाई थी। अरे बंद करो ये बकवास। ना ही मैंने यहाँ का एड्रेस दिया था, और ना ही शिप पर कोई ऐसे गाला नाइट हुआ था, और ना ही मैंने सिरे को कोई फोटोग्राफ खींचा था। तुम कहाँ से दिखाएंगे फोटोग्राफ्स? हाँ, माया, क्या कहा तुमने? तुम्हें कैसे पता चला कि उस दिन क्रूज पर कोई गाला नाइट हुई नहीं थी और प्रत्यूषा ने कोई फोटो नहीं खिंचवाई थी? क्योंकि ये उसी शिप में थी। राइट माया? या प्रत्यूषा को? हाँ? क्यों मारा बलबीर को? आपके लिए, अपने बच्चों के लिए। इन्होंने तो अपने हिस्से में मिली हुई सारी जायदाद जुए में हार दी। बिजनेस में भारी लॉस हो रहा था। इनका बिजनेस तो किसी भी दिन बंद हो सकता था। पूछिए इनसे। हम लोग जयंती और अभिमन्यु की तरह सुखी नहीं थे। हालात बिगड़ते जा रहे थे। हवेली को बेचकर जो पैसे मिलते ना, उससे हमारा सारा कर्जा उतर जाता। मगर ये बलबीर हवेली पर कब्जा करके बैठा हुआ था, और ये इन्होंने भी तय कर रखा था कि हम हवेली में से अपना हिस्सा नहीं लेंगे, सब कुछ बलबीर को दे देंगे। मगर मुझे ये मंजूर नहीं था। इसलिए तुमने बलबीर पर नजर रखना शुरू कर दिया? हाँ, जब मुझे पता चला कि वो जंतवाड़ी पहुंच चुका है,
अपनी हवेली पे कब्जा जमाने के लिए, तो मुझे ये कदम उठाना पड़ा। उस वक्त विक्रम भी काम के सिलसिले से सिंगापुर गए हुए थे। और फिर तुम्हें साजिश रचने का पूरा मौका मिल गया। हाँ, मैंने मौके का फायदा उठाकर उसे फोन किया और उसे कहा कि उसके भाई उसे एनओसी देने के लिए तैयार है। पर तुम दोनों शिप पर कैसे पहुंचे? मैंने उसे कहा कि जब हमारे भी सारे गिले शिकवे खत्म हो चुके हैं, तो क्यों ना पूरा परिवार एक साथ क्रूज पर सेलिब्रेट करे। और मैंने उसे वादा भी किया कि वहां पर मैं उसे एनओसी पेपर्स दे दूंगी। भाभी, आपने तो कहा था कि सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं, फिर मेरे आने की खबर भैया से क्यों छुपाई गई? अरे मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। जल्दी करो, वो दोनों डेक पर पहुंच चुके हैं। कम ऑन। अच्छा, और वो एनओसी पेपर्स? वो मैंने अपने साथ ले लिया है, दोनों भाइयों के सामने दूंगी। चलेगा? हाँ, अब चलो। एक मिनट, मैं भी अपने डॉक्यूमेंट्स ले लेता हूँ। अरे, ये आप क्या करी भाभी? बलबीर बेवकूफ तो था नहीं। उसे पता था कि सिर्फ विक्रम के एनओसी से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने अभिमन्यु भैया का भी नाम जोड़ दिया। एनओसी और अपने भैया से मिलने की खुशी में बलबीर तुम्हारे झांसे में आ गया और तुमने उसे गोली मार दी। लेकिन बलबीर ने तो उस चिट्ठी पर लिखा था कि उसे उसके भाई ने मारा है। गोली चलाते वक्त मैंने उसे कहा था कि उसका भाई उससे नफरत करता है, तुम उसके रास्ते के कांटे हो, वो नहीं चाहते कि तुम जिंदा रहो। ये सोचो कि ये गोली मैंने ही तुम्हारा भाई चला रहा है। और ये सुन के बलबीर टूट गया, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और चिट्ठी में ये लिख दिया कि उसके भाई ने उसे गोली मारी है। बलबीर को मरे तो 5 साल हो गए, अब तक तुमने हवेली अपने नाम क्यों नहीं कराई? वो सब इनकी वजह से। कितनी बार कहा है इनसे कि भूल जाओ बलबीर को। अगर वो हवेली में इंटरेस्टेड होता तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर नहीं जाता, पर यह है कि नहीं, वो एक दिन जरूर वापस आ जाएगा, जरूर वापस आ जाएगा। पर विक्रम को मालूम नहीं था कि बलबीर कभी वापस आने वाला नहीं था, क्योंकि तुमने उसे मार दिया। भाभी मां समान होती है और तुमने उस रिश्ते को बदनाम किया है और इस घर को भी तोड़ दिया। यू आर अंडर अरेस्ट मिसेस माया। सॉरी। फोन किसने किया था? जी मैंने किया था। क्या नाम है आपका? जी रमेश, मैं यहाँ पर पार्किंग अटेंडेंट हूँ। सबसे पहले लाश आपने देखी और हमें फोन किया? जी साहब। जब आपने लाश देखी थी तो यहाँ आसपास किसी और आदमी को देखा था, खड़े हुए या फिर भागते हुए? नहीं साहब। अच्छा, मैडम को पार्किंग में आते हुए देखा था? हाँ साहब, रात के करीब 1:15 बजे देखा था। वो बहुत घबराई हुई थी साहब। घबराई हुई थी? क्यों, कोई पीछा कर रहा था उनका? ये तो मालूम नहीं साहब, पर मैंने मैडम को अपनी गाड़ी की तरफ आते हुए देखा था। अब उसके बाद मैं अपने कैबिन में चला गया और सुबह 5 बजे जब आके देखा तो तुम केबिन में थे और यहाँ मैडम का खून हुआ तो तुम्हें पता नहीं चला? इनकी चीख की आवाज नहीं सुनाई पड़ी तुम्हें? दरअसल मैं कैबिन में सो गया था साहब। वही टाइम मिला था तुम्हें सोने का? तुम्हारे सोने की वजह से खूनी अपना काम करके चला गया यहाँ से। माफ कीजिए साहब। आप सब लोग इस कंपनी में काम करते हैं? जी सर, हम सभी लोग राधिका मैडम की कंपनी पे काम करते हैं और ये सब देखकर हमें बड़ा दुख हुआ। तो आप में से कितने लोग हैं जो कल देर रात तक यहाँ पे काम कर रहे थे? सर, ये गौतम, विजय, मितेश और निशा कल देर रात तक काम करते थे। तो मितेश जी, क्या कर रहे थे इतनी देर रात को आप यहाँ पे? सर, मैं, निशा, गौतम और विजय राधिका मैम के साथ ही कुछ जरूरी कागजात बना रहे थे सर। सब साथ में ही काम कर रहे थे? यस सर, लेकिन सर मैं थोड़ा पहले निकल गया था। मेरी बेटी को मलेरिया हुआ है सर, यहीं त्रिवेणी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। ओह, त्रिवेणी हॉस्पिटल? यस सर। मितेश जी, आपके पास हॉस्पिटल की कोई रिसीट, कोई बिल वगैरह है क्या? हाँ है ना सर, ये रहे सर। थैंक यू, ध्यान रखिए अपनी बेटी का। थैंक यू सर। गौतम जी, आप? मैं भी राधिका मैडम से पहले ही निकल गया था। भूख लगी थी तो पास के रेस्टोरेंट में खाना खाने चला गया था। इतनी रात तक रेस्टोरेंट खुले रहते हैं क्या? कुछ रेस्टोरेंट खुले रहते हैं सर। हाँ, मेरे पास रेस्टोरेंट का बिल भी है सर, ये लीजिए सर। इसी दिन इस रेस्टोरेंट में जाके हम लोग भी खाना खाएंगे। सर, स्मिता अभी भी फोन नहीं उठा रही है। मुझे
बड़ी घबराहट हो रही है। बेबी फोन नहीं उठा रही? नहीं सर। क्या आप स्मिता के पति हैं? हाँ, मैं ही उनका पति हूँ, फ्रेडी। तो फिर आपको तो ये मालूम ही होगा कि आज वो ऑफिस क्यों नहीं आई। क्या स्मिता ऑफिस आई है? नहीं नहीं। ये ऐसे कैसे हो सकता है सर? मुझसे पहले स्मिता ऑफिस जाने के लिए निकल चुकी थी। सर, लिफ्ट के पास से ये रुमाल मिला है, किसी लड़की का लगता है। सर ये तो स्मिता का रुमाल है। स्मिता का रुमाल? इसका मतलब स्मिता आज ऑफिस आई है? ये हो क्या रहा है? ऊपर चल के देखना पड़ेगा। सचिन, लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। चल आइए आप लोग। चलिए। सर, नीचे राधिका की लाश पड़ी है, लिफ्ट के पास ये स्मिता का रुमाल मिला है और स्मिता कहीं दिख नहीं रही है सर। कहाँ गई होगी? ऑफिस अच्छी तरीके से चेक कर लो फ्रेडी। ये सर। निशा जी, आप कब निकली थी ऑफिस से? सर मैं तो 11:30 बजे यहाँ से निकल गई थी और सीधा घर चली गई थी और विजय ने ही मुझे घर ड्रॉप किया था। स्मिता? अच्छा, तो आप दोनों साथ में गए थे? जी सर, हम दोनों साथ ही गए थे। आप लोग बता सकते हैं कि ये राधिका मैडम किस बात से परेशान थी? सर, ऐसे वक्त पे ऐसी बातें करना अच्छा तो नहीं लगता है, पर वो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती थी और हमें डांट देती थी। स्मिता? स्मिता, एक बात बताइए, जब आप लोग यहाँ से घर जा रहे थे तो ऑफिस के आसपास किसी अनजान आदमी को देखा आप लोगों ने, जो अजीब लग रहा हो या कोई अजीब हरकत कर रहा हो? सर, इतनी देर रात तक सिर्फ हमारे ही ऑफिस में काम होता है इस पूरे बिल्डिंग में, और कल शनिवार का दिन था और बाकी के ऑफिस के लोग छुट्टी पे थे। सर, राधिका का केबिन? कोई बिजनेस राइवल, बिजनेस में कोई ऐसा दुश्मन हो जो इस हद तक जा सकता है? कंपटीशन तो हर क्षेत्र में होता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो उनका कट्टर दुश्मन हो। घर में कोई दुश्मन? उनका तो कोई परिवार था ही नहीं। उनके माता पिता तो पहले ही गुजर गए थे और वो अकेली रहती थी। ऑफिस में किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो हाल ही में? जी सर, एक दिन पहले राधिका मैम की स्मिता के साथ थोड़ी सी बहस हुई थी। स्मिता के साथ? किस बात पे बहस हुई थी, आपको मालूम है? सर ये तो मुझे मालूम नहीं, स्मिता ने बताया नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। एक दिन पहले बहस हुई और आज राधिका का खून? सर, स्मिता ऑफिस में कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं है? नहीं सर। सर, ये टर्मिनेशन लेटर मिला है सर, राधिका के टेबल पर से। लेकिन इस पे तो किसी का नाम नहीं लिखा है। आप लोगों को मालूम है कि राधिका मैडम किसी को नौकरी से निकालने वाली थी? इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम। अब पता कैसे चलेगा सर? यह टर्मिनेशन लेटर राधिका ने किसके लिए तैयार किया था? एक काम करते हैं, राधिका मैडम का कंप्यूटर चेक करते हैं। सच देखना सर। पासवर्ड क्या है? पर्पल बाइसन। और ईमेल आईडी क्या है? radhikathrive@tmail.com। tmail.com। सर, ये टर्मिनेशन लेटर तो स्मिता के नाम पे लिखा गया है। स्मिता? फ्रेडी, स्मिता ने इसके बारे में तुम्हें कुछ बताया था? नहीं सर। और जो राधिका के साथ बहस हुई थी? राधिका के साथ स्मिता की बहस हुई थी? कल हुई थी, इन लोगों ने बताया। नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया उसने। सर, ये क्या चक्कर है सर? फ्रेडी, देखो, राधिका के लैपटॉप में स्मिता का टर्मिनेशन लेटर, कल उनका आपस में बहस होना और लिफ्ट के पास स्मिता का रुमाल मिलना और राधिका की मौत के बाद स्मिता का गायब होना। सर, आप कहना क्या चाहते हो? फिलहाल तो अभी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ फ्रेडी, लेकिन तुम समझ रहे हो ना? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। अरे, स्मिता की स्कूटी तो यहीं पे ऑफिस के पार्किंग लॉन में स्कूटी नहीं थी। इसका मतलब स्मिता वापस घर आ गई होगी। अगर वो घर में है तो फिर उसका रुमाल वहाँ लिफ्ट के पास कैसे मिला? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ सर। चलो घर में देख लेते हैं, पता चल जाएगा। हाँ सर। अरे, यहाँ पे तो ताला लगा है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? स्मिता की स्कूटी तो नीचे खड़ी है सर, और स्मिता बिना अपनी स्कूटी के कहीं जाती ही नहीं है। तो फिर स्मिता कहाँ चली गई? यहाँ पे तो ताला लगा हुआ। देखो यार, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पास डुप्लीकेट चाबी है ना? हाँ सर है। खोलो इसे, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। स्मिता!
यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। स्मिता, सर मैं तो पागल हो जाऊंगा सर। घर को अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं। हाँ स्मिता, खून? तो अलमारी के ऊपर से टपक रहा है। कहीं ये खून स्मिता का तो नहीं है? स्मिता, स्मिता, खून से सनी चाबी। रेडी? ये चाबी देखो, ये तुम्हारे घर की है? नहीं सर, ये चाबी मेरे घर की नहीं है। अच्छा, तो फिर ये चाबी तुम्हारे घर के अलमारी के ऊपर कैसे पहुंची? मुझे नहीं मालूम सर, ये चाबी मेरी अलमारी के ऊपर कैसे पहुंची? फ्रेडी, हो सकता है ये स्मिता लेके आई हो। पर इसके ऊपर से उंगलियों के निशान मिल जाएंगे और खून की जांच भी करनी है। हमें तुम्हारे घर से स्मिता की कुछ चीजें उठानी पड़ेंगी। सर आप, अरे यार, फिंगर प्रिंटिंग के लिए, डीएनए टेस्ट के लिए। सर आप ये क्या कह रहे हो सर? फ्रेडी, रूटीन इंक्वायरी है, सच्चाई का पता तो लगाना ही पड़ेगा ना। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत धक्का लगा है, लेकिन तुम ही सोचो, लिफ्ट के पास से स्मिता का रुमाल मिलना, तुम्हारे घर की अलमारी के ऊपर ये खून से सनी हुई चाबी, अभी तक स्मिता का कुछ पता नहीं चल रहा है। ये बातें तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रही? हाँ सर, अजीब तो लग रही है। सर, ये खून से सनी हुई कैंची मिली है। कहाँ से मिली? तुम्हारी बालकनी में जो हैंगिंग फ्लावर पॉट है ना, ये कैंची उसमें से मिली है। राधिका के पीठ पे जो नुकीले घाव थे, कहीं इस कैंची से तो नहीं है? हाँ सर, लगता है राधिका पे वार इसी हथियार से किया गया है सर। फ्रेडी, आप लोग ये क्या कह रहे हो सर? सर आप जानते हो स्मिता को, आप मिले हो ना उससे, आपको लगता है कि स्मिता ऐसी घिनौनी हरकत कर सकती है? देखो फ्रेडी, इस चाबी के ऊपर जो खून है और कैंची के ऊपर जो खून है, इसकी जांच कर लेते हैं, सच्चाई सामने आ जाएगी। सालू के साहब, एक आप ही हो जो हकीकत को सबके सामने लाके मेरी पत्नी स्मिता को निर्दोष साबित कर सकते हो। सर मेरी मदद करो सर। फ्रेडी, मेरा तो काम ही यही है, सीआईडी के सामने सच लाना, फिर चाहे वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। मैं जानता हूं सर, मगर फिर भी और सच्चाई ये है फ्रेडी के इस कैंची पर और इस चाबी पर लगा हुआ खून राधिका के डीएनए से मैच करता है। मगर उन पर जो उंगलियों के निशान हैं, उनका क्या सालुंकी? वो किसके उंगलियों के निशान है सालुंकी? सालुंकी, मैंने तुमसे पूछा वो उंगलियों के निशान किसके हैं? यार प्रद्युमन, क्यों तुम मुझसे ऐसे सवाल पूछते हो हमेशा? क्यों मुझे हमेशा ऐसे कठिन सवालों के जवाब देने के लिए कहते हो? हमेशा मुझे कटघरे में खड़ा कर देते हो सच बोलने के लिए यार। क्योंकि मुझे सच सुनने की आदत है सालुंकी। बताओ किसकी उंगलियों के निशान है? हाँ सालुंकी, उसी की उंगलियों के निशान है जिसका ये हेयर ब्रश है। स्मिता के? सालुम के साहब, मुझे पूरा भरोसा था कि कम से कम आप तो मेरी पत्नी को निर्दोष साबित करने के लिए मेरी मदद करेंगे, लेकिन आपने तो उल्टा और भी फंसा दिया उसे। फ्रेडी साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सालुम के साथ जानबूझ के स्मिता जी को क्यों फंसाएंगे? वो तो बस वही बोल रहे हैं ना जो ये सारे सबूत बता रहे हैं। सबूत चाहे जो भी कहे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी स्मिता निर्दोष है। मैं फिर से थ्राइव ट्रेडिंग कंपनी में जाऊंगा, शायद वहां पे कोई ऐसे सबूत मिल जाए जिससे ये पता चले कि मेरी पत्नी निर्दोष है। सचिन, काम करो, तुम और अभिजीत वो चाबी लेकर जाओ और पता लगाओ कि क्या वो चाबी थ्राइव ट्रेडिंग कंपनी की है या नहीं। सर, आप लोग फिर से यहाँ खूनी का पता लग गया है? अभी तक तो नहीं पता चला, लेकिन तहकीकात अभी जारी है। आप जरा ये चाबी देखिए, इसे पहचानते हैं आप? हाँ सर,
ये चाबी तो हमारे ऑफिस की तिजोरी की है। तिजोरी की चाबी? जी सर, पर चाबी तो सिर्फ राधिका मैडम के पास ही रहती है। और ये तिजोरी किस कैबिन में? राधिका मैडम के केबिन में। राधिका मैडम के? चलो राधिका मैडम का केबिन भी चेक कर लेते हैं। ये तिजोरी है? जी सर। अरे तिजोरी तो खाली है। मतलब सिर्फ राधिका का खून नहीं हुआ यहाँ पे चोरी भी हुई है। मैं साहब, इस तिजोरी में क्या क्या रहता था? सर, इस तिजोरी में राधिका मैडम के जरूरी कागजात रहते थे। और क्या था? सर, और कंपनी के बॉन्ड और सारा कैश रहता था। मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है सर, सब चोरी हो गया। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा मैनेजर साहब। जिस तिजोरी की चाबी सिर्फ राधिका मैडम के पास रहती थी, उस तिजोरी के अंदर क्या क्या है ये आपको कैसे मालूम? सर, कभी कभी मैडम मुझसे तिजोरी में डॉक्यूमेंट निकालने और रखने के लिए कहती थी, इसलिए मुझे पता था। सर, आप मुझ पर तो शक नहीं कर रहे? हाँ, कुछ कहना है आपको? सर, इसका मतलब स्मिता ने पहले यहाँ पे चोरी की और उसके बाद पार्किंग लॉट में राधिका का खून किया। आप सीधे सीधे मेरी वाइफ पे इल्जाम लगा रहे हो? फ्रेडी, मैं सिर्फ वही कह रहा हूं जो सबूत कह रहे हैं। सर, स्मिता ऐसा नहीं कर सकती सर। मैं जानता हूं उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद करता हूं फ्रेडी कि इसके आखिर में तुम्हारी बात सच निकले। तब तक सारे सबूत स्मिता की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहले खून और अब चोरी। सर, लगता है कि स्मिता जी पहले से ही पार्किंग लॉट में राधिका का इंतजार कर रही थी और जैसे ही राधिका पार्किंग लॉट में आई, स्मिता जी ने उस कैंची से पीछे से हमला किया उनके ऊपर। तो फिर राधिका के कैबिन में घुसकर उसके तिजोरी में से पैसे, जरूरी कागजात और बॉन्ड्स लेकर घर चली गई और फिर घर के नीचे अपनी स्कूटी पार्क करके वहां से गायब हो गई। मगर सर, ऑफिस की बिल्डिंग में किसी ने भी स्मिता को वहां आते जाते देखा नहीं है। लेकिन सर, सारे के सारे सबूत तो स्मिता जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। सर, स्मिता निर्दोष है सर। फ्रेडी, अगर स्मिता निर्दोष है तो फिर वो गायब क्यों हो गई? मैं कह रहा हूं ना सर, कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि किसी ने स्मिता को अगवा किया और फिर उसे फंसाने के लिए उसके खिलाफ सारे सबूत डाल दिए ताकि हमें लगे कि स्मिता खूनी है? हाँ सर, ऐसा ही हुआ है सर। ऐसा नहीं है फ्रेडी, सारे सबूत स्मिता के खिलाफ है, स्मिता के खिलाफ, समझे? मुझे लगता है कि एक बार फ्रेडी की बातों पे गौर करके देख लेते हैं। नहीं अभिजीत, मैं कहीं सुनी पर नहीं, आंखों देखी पर विश्वास करता हूं और सारे सबूत यही कहते हैं कि स्मिता गुनहगार है। दया और निखिल स्मिता का फोन ट्रेस कर रहे हैं। बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि स्मिता है कहां। फ्रेडी पर क्या बीत रही है मैं समझ सकता हूं, पर इस स्मिता का बर्ताव कुछ समझ में नहीं आया। सर, फ्रेडी सर ने स्मिता जी से कभी ना कभी तो मिलवाया होगा ना आपको? तभी तो ताज्जुब हो रहा है मुझे, कि स्मिता जैसी सीधी सादी लड़की खून कैसे कर सकती है। सर, उसका फोन बाएं मुड़ चुका है। बाएं? हाँ सर। लगता है स्मिता शहर छोड़ के भागने की कोशिश कर रही है। उसे पता चल गया है कि सीआईडी उसके पीछे लगी है। हाँ सर, हो सकता है। सर, उसका फोन दाएं मुड़ चुका है। वो शहर छोड़ के भाग रही है। शहर की सीमा इस जगह से ज्यादा दूर नहीं है, उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। देखो फ्रेडी, जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे घर से जाने के बाद हुआ है। कुछ ही घंटों में खूनी अपनी चाल चल गया। मगर सर, वो स्मिता को राधिका के खून के चक्कर में क्यों फंसा रहा है? होगा कोई दुश्मन तुम्हारा या फिर स्मिता का। राधिका के खून के इल्जाम में उसे फंसा के तुमसे बदला लेना चाहता होगा। हो सकता है सर। एक काम करते हैं, जो जो सबूत हमें मिले हैं स्मिता के खिलाफ, पहले वो जगह चेक करते हैं। सबसे पहले आपको अलमारी के ऊपर से खून से सनी हुई चाबी मिली थी सर। फ्रेडी, स्मिता जी की हाइट तो कितनी होगी? 5 फुट 1 इंच। मतलब वो चाबी अलमारी के ऊपर रखने के लिए उन्हें किसी बड़े स्टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मगर सर, उसे तो वर्टिगो है ना। वही मैं भी सोच रहा हूँ फ्रेडी। तुमने बताया था स्मिता जी को ऊंचाई से डर लगता है, चक्कर आने लगते हैं, घबराहट होने लगती है।
हाँ सर, यहाँ तक कि बाहर बालकनी में जो हैंगिंग पॉट है जिसमें से हमें वो खून से सनी हुई कैंची मिली थी, उसमें भी रोज पानी मुझे ही डालना पड़ता है। उसे तो बालकनी से नीचे देखते ही चक्कर आने शुरू हो जाते। ये काम स्मिता का नहीं है, कोई और है जो तुम्हारे और स्मिता के घर में ना रहने के बाद यहाँ पर आया और ये सारी चीजें रख के भाग गया। फिर कैसे? घर का दरवाजा चेक करते हैं। दरवाजा तो बिल्कुल सही सलामत है, जबरदस्ती अंदर घुसने का कोई निशान नहीं है। मगर सर, वो खून से सनी हुई चाबी और कैंची मेरे घर में आई कहाँ से? मुझे लगता है फ्रेडी, डुप्लीकेट चाबी से घर का दरवाजा खोला गया है। मैं तो अपनी चाबी संभाल के रखता हूँ सर। मैं तुम्हारी चाबी की नहीं, मैं स्मिता की चाबी की बात कर रहा हूँ। स्मिता? ये जो कुछ भी हुआ है जल्दी जल्दी में हुआ है। स्मिता भी सुबह से ही गायब है, उन्हीं के पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। इसका मतलब उसने वो डुप्लीकेट चाबी तुम्हारे घर के आसपास से ही कहीं से बनवाई होगी। तुम्हारे घर के आसपास कोई चाबी बनाने वाला है? हाँ सर, है। चलो पकड़ते हैं उसे। सर, हम इस स्मिता के मोबाइल के काफी करीब हैं। काफी करीब है? हाँ सर। कहीं स्मिता इस बस में तो नहीं? सर, हो सकता है। इस बस को रोक के देखते हैं। बस रोक, बस रोको। क्या हुआ साहब? आप लोग कौन हैं और इस तरह से बस क्यों रोका? CID? कुछ और बताना जरूरी है? क्या हुआ साहब? इस बस में बम वम है क्या? सबको नीचे उतरने के लिए बोलूं? नहीं, निखिल अंदर जाओ और देखो स्मिता कहाँ बैठी है, उसे बाहर लेके आओ संभाल के। ये बस कहाँ से आ रही है? सर, बस में स्मिता जी नहीं है। अंदर नहीं है? नहीं सर। ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर वो मोबाइल इस बस में कैसे दिखा रहा है? सर, हो सकता है स्मिता जी बस से उतरने से पहले मोबाइल यहीं पे छोड़ गई हो। जरा देखो, चेक करो। सर, स्मिता जी का मोबाइल फोन मिल गया। साइलेंट मोड पे था, इसलिए बजते वक्त सुनाई नहीं दिया। मोबाइल किसका है, पहचानते हो? मुझे कैसे याद होगा साहब, आए दिन बस में लोग कुछ ना कुछ भूलते ही रहते। अच्छा, वहाँ आखिरी सीट पे कौन बैठा था? हाँ, वहाँ एक औरत बैठी थी साहब, और उसने पुणे का टिकट लिया था। कहाँ गई हो? पता नहीं, अचानक उसे क्या हुआ, बीच रास्ते में उतर गई। ये औरत वही है साहब? चेहरा ठीक से याद नहीं। उसने काला चश्मा पहना था और चेहरे को कपड़े से ढक के रखा था। जरा इस फोटो को देखो। इस औरत को यहाँ बस में देखा है? ध्यान से देखिए। नहीं सर, हम में से किसी ने नहीं देखा। क्या करें सर? ये मोबाइल लेके चलते हैं, शायद इसी से सुराग मिल जाए। अरे सुनो। जी साहब। इस इलाके में तुम ही चाबी बनाते हो? जी हाँ, मैं ही बनाता हूँ साहब। क्यों साहब, आप लोगों को चाबी बनवानी है? नहीं, पूछताछ करनी है। आप लोग पुलिस वाले हैं? CID। CID? इंस्पेक्टर फ्रेडी के घर की डुप्लीकेट चाबी तूने बनाई है? मैंने नहीं बनाई। और भी यहाँ चाबी वाले हैं, शायद उन लोगों ने बनाया होगा। सच बोल रहा हूँ। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चाबी तो बनाई गई है, मामला बहुत सीरियस है, सच सच बता दे वरना उठा के ले जाऊंगा तुझे, समझा? एक आदमी है साहब, वही ये काम कर सकता है। कौन है वो? छोटू नाम है उसका। जी हाँ साहब, वो पैसों के लिए अपना ईमान धर्म सब कुछ बेच सकता है। कहाँ मिलेगा ये छोटू? इसी लाइन में आगे उनकी दुकान है साहब। सर, मैंने स्मिता जी के मोबाइल फोन का कॉल लॉग चेक किया था। ज्यादा से ज्यादा फोन फ्रेडी को किए गए।
और कुछ फोन उन्होंने अपने ऑफिस में भी किए थे। अच्छा, और कुछ नहीं मिला? और तो कुछ नहीं मिला सर। बॉस, आसान के कुछ मिला? हाँ बॉस, मैंने स्मिता का मोबाइल अच्छी तरह से चेक किया है। इस मोबाइल पर मुझे ड्रग्स मिली है। व्हाट? ड्रग्स मिले स्मिता के मोबाइल में? और ये कोई मामूली ड्रग्स नहीं, हेरोइन है, एक खास किस्म की हेरोइन। खास किस्म की हेरोइन? स्मिता ड्रग्स? ये तो क्या कह रहा है साळुंखे? ये कैसे हो सकता है? तो क्या स्मिता ड्रग्स ले रही थी? और ये बात सर फ्रेडी को मालूम नहीं होगी। अगर सचिन, हम कितनी बार स्मिता से मिले, मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि स्मिता ड्रग्स लेती है। हाँ सर, वैसे भी ड्रग्स लेने वालों को तो चेहरे से ही पता चल जाता है। सचिन, दया को फोन करो, उससे कहो कि जितने जल्दी हो सके इस खास किस्म के हेरोइन के बारे में पता लगाएं कि हेरोइन कौन बेचता है और कहां बेचता है। शंभू, आ जाओ, एक एक हाथ हो जाए। रानी थी सयानी, दे के चकमा सबको, याद दिला दी नानी। राजा जब वो हाथी तो क्या करेगा साथी? इसीलिए गुलाम नजर के सामने से गायब हो गया। नजर के सामने से गायब हो गया है, लेकिन फिर भी सब पे नजर रखे हुए साहब। आप हुक्म तो करो। हमें हीरोइन के बारे में जानना है। हीरोइन? हीरोइन नहीं, हीरोइन की बात कर रहे हैं, वो भी खास किस्म की। ये देखो। बड़ा तगड़ा माल पकड़ा है साहब। वैसे ये हीरोइन बॉलीवुड की नहीं, हॉलीवुड की है। मतलब ये माल इस देश में नहीं बना है, विदेश से आया है। और यहाँ ये माल किसके पास मिल सकता है? एक ही इक्का है इस महफिल का, जो रहता है अपनी मस्ती में मगन, नाम है उसका गगन। सर, कहीं ये वही गगन तो नहीं है जिसकी तलाश नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कर रही है? हाँ, ये वही होगा। इंटरनेशनल लेवल पे ड्रग्स की डीलिंग करता ही है। ऊंचे ऊंचे लोग इसके क्लाइंट्स हैं। इस सिक्के को हमारे कब्जे में कैसे लाया जाए? इस सिक्के के कई वजीर हैं साहब। कोई एक वजीर जो हमारे काम आ सके? एक वजीर जो अभी है यहाँ हाजिर, हो रहा रघु। हमारा जैकपॉट लगा तो तुम्हें मिलेंगे इनाम में 3 इक्के। छोटू, इंस्पेक्टर फ्रेडी के घर की डुप्लीकेट चाबी क्यों बनाई तूने? कौन सी चाबी साहब? कौन फ्रेडी? टेक नौटंकी बंद कर, वरना ये हाथ तेरे ना दोबारा चाबी बनाने लायक नहीं रहेंगे, समझा? आप लोग पढ़े लिखे और बड़े लोग हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम छोटे और गरीब लोगों को आप डराएंगे और धमकाएंगे। बोल, वरना काल कोठरी में डाल दूंगा तुझे, और ऐसा ताला लगाऊंगा जिसकी डुप्लीकेट चाबी दुनिया में कहीं नहीं बनेगी। सड़ सड़ के मर जाएगा, तो समझे? अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ मैं तो। चाबी ना बनाओ तो वो लोग मारने की धमकी देते हैं, और आप लोगों को जवाब देने से मना कर रहा हूँ तो आप लोग मुझे मार रहे हैं। तो फिर बता, कौन था वो जिसने चाबी बनवाई है? एक औरत थी साहब, नाम नहीं पता। उसका चेहरा देखा होगा ना, हुलिया कैसा था? चेहरा भी ठीक से याद नहीं है साहब। ये फोटो ठीक से देखो, ये औरत थी? नहीं साहब, ये नहीं थी। देखा ना सर, मैं कह रहा था स्मिता निर्दोष है। क्या कहा क्या था उस औरत ने? उसने पहले जान से मारने की धमकी दी साहब, और फिर लालच दिया। लालच? कैसा लालच? पैसों का लालच साहब। उसने बोला मार्केट के बगल वाले पेड़ के नीचे चाबी लिफाफे में रखकर चले जाना ठीक 2 बजे, और वहाँ से पैसे लेकर निकल जाना। फिर क्या साहब, मैंने चाबी वहीं पर रख दी लिफाफे में और पैसे लेकर चला आया। सोचा झंझट खत्म हुई, लेकिन मैं तो और भी मुसीबत में फंस गया हूँ साहब। वो जो पैसे थे वो वहाँ पे खुले पड़े थे या किसी कागज वगैरह में थे? साहब लिफाफे में दिए थे। वो है तेरे पास? हाँ है ना साहब, 1 मिनट, ये रहा साहब। रेडी, कस्टडी में ले लो इसको। नहीं साहब, मुझे माफ कर दो साहब, मैंने तो आपको सब कुछ सच सच बता तो दिया है साहब। तुमने एक अपराधी की मदद की है खून करने में, समझे? सर, स्मिता का क्या होगा? उसका भी पता चल जाएगा फ्रेडी, इस लिफाफे से। प्रभु, रुक, उठ। गगन कहाँ है? कौन गगन सर? कौन गगन?
स्मिता को तो जानता है ना? कहाँ छुपा के रखा उसे? कौन स्मिता? कौन स्मिता? सीधी तरीके से बताता या नहीं? गगन कहाँ छुपा है मुझे कुछ नहीं पता। तू ऐसे नहीं मानेगा तेरी। हाँ? गगन को खुद नहीं पता वो सुबह कहाँ रहता है, शाम को कहाँ रहता है, वो किसी को कुछ नहीं बताता। सर चल। यहाँ पे तो औरत की लाश है। कौन है ये? क्यों मारा इसे? मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें छुपने आता हूँ। मैंने नहीं मारा इसे। हाँ सर, गगन ने इसे मारा होगा। गगन ने? हाँ सर कहीं ये स्मिता जी तो नहीं है? स्मिता? इस औरत का चेहरा इतनी बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया है, कुछ कह नहीं सकते। हो भी सकते और नहीं भी। हमें इस गगन को किसी भी हालत में ढूंढना चाहिए, किसी भी हालत में। रही बात उस लाश की जो दया को मिली है, उस औरत की लाश, समझ में नहीं आ रहा है वो लाश स्मिता की है या नहीं। लेकिन सर ये पता कैसे चलेगा? सड़ के बताएगा, वो लगा है उस काम के पीछे। फ्रेडी के घर की डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी एक औरत ने, छोटू चाबी वाले से। उसको अरेस्ट कर लिया है। इसका मतलब है स्मिता हो ही नहीं सकती। स्मिता अपने घर की डुप्लीकेट चाबी क्यों बनवाएगी? हाँ, स्मिता जी की फोटो दिखाई थी उसे, उसने बताया ये वो नहीं है। उस औरत ने जिस लिफाफे में रख के उसे पैसे दिए थे, जरा वो लिफाफा देखिए सर। थ्राइव ट्रेडिंग कंपनी, ये तो राधिका की कंपनी का नाम है, थ्राइव ट्रेडिंग कंपनी। तो फिर अभिजीत, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ये सारी साजिश इस थ्राइव ट्रेडिंग कंपनी के किसी आदमी की है। हम बेचारे स्मिता पर शक कर रहे थे। मैं कह रहा था ना सर, स्मिता निर्दोष है। पता है स्मिता निर्दोष है, लेकिन अभिजीत कैसा? दया को एक लाश मिली है, एक औरत की लाश। औरत की लाश? फ्रेडी चुप रहो। उसका चेहरा बुरी तरह से तहस नहस हुआ है। डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं ये लाश स्मिता की ना हो। सर ये आप क्या कह रहे हो सर? हे भगवान! फ्रेडी संभालो अपने आप। ज्यादा हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। मिल गया ना आपको मेरी स्मिता की बेगुनाही का सबूत। आप लोग सोच रहे थे ना स्मिता गुनहगार है, अब तो न जाने वो जिंदा भी है या नहीं। जिंदा है फ्रेडी। बस वो लाश स्मिता की नहीं है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। लाश स्मिता की नहीं है तो फिर किसकी है सालू की? निशा की। निशा? हाँ निशा, थ्राइव ट्रेडिंग कंपनी के एम्प्लॉय निशा। बॉस, निशा के फिंगरप्रिंट्स उस लाश के फिंगरप्रिंट के साथ मैच करते हैं। निशा तो वही है ना जो स्मिता जी और राधिका के झगड़े के बारे में कुछ बता रही थी। और सर ऑफिस वाले बता रहे थे कि निशा ऑफिस में कम, इस थ्राइव ट्रेडिंग कंपनी के गोडाउन में ज्यादा रहती थी। गोडाउन में? हाँ सर, वहीं की इंचार्ज थी वो। गोडाउन की इंचार्ज निशा, और फिर उसके फिंगरप्रिंट्स उस डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करते हैं। तो फिर अभिजीत, इस केस का सारा राज इस थ्राइव ट्रेडिंग कंपनी के गोडाउन में छुपा हुआ है। थ्राइव ट्रेडिंग कंपनी का गोडाउन। सुनिए, आप लोग कौन है? कैसे अंदर चले आ रहे हैं, घुसे आ रहे हैं? सीआईडी से हम लोग। सीआईडी? ये सारा का सारा माल गैर कानूनी है ना? यहाँ पे कोई गैर कानूनी काम नहीं होता साहब। यहाँ सिर्फ थ्राइव ट्रेडिंग कंपनी का माल आता है। वो साबुन और वो टेलकॉम पाउडर वगैरह। टेलकॉम पाउडर या ड्रग्स का पाउडर? ड्रग्स की हेराफेरी होती है यहाँ। ड्रग्स? ये एक नामी कंपनी है। राधिका मैडम अपना नाम क्यों बदनाम करवाएंगे साहब? हाँ, वो बेचारी राधिका मैडम, उसको मालूम ही नहीं था उसके पीठ के पीछे ये सब क्या चल रहा है। और जैसे उसे पता चला, तुम लोगों ने मिलकर उसे मार डाला। सर, इन सारे कार्टन्स में ड्रग छुपा के रखा होगा। बस तोड़ दो सारे बॉक्सेस, देखो कितना ड्रग्स मिलता है। साहब सुनिए। चुपचाप उधर खड़ा रहे, जाओ उधर कोने में। सर, ये देखिए सर, ड्रग्स के पैकेट। क्या ये? साहब इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है साहब। सर यहाँ नेल पॉलिश के कार्टन में भी ड्रग्स छुपाए गए। चलो सर, अंदर भी सारे कार्टन में ड्रग्स मिले। इतना सारा? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बताओ, तो ये सारा माल कहां से आता है?
और माल कब आने वाला है इधर? बताओ जल्दी। साहब आज ही आने वाला है रिंग रोड वाले गोडाउन साहब। रिंग रोड वाला गोडाउन? मगर सर मेरी स्मिता। घबराओ मत फ्रेडी, स्मिता भी वही मिलेगी, रिंग रोड वाले गोडाउन में। रिंग रोड वाला गोडाउन। सर आपको क्या लगता है इन सब के पीछे कौन हो सकता है? सर मेरे ख्याल में जहाँ तक राधिका के खूनी का सवाल है, उसके ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनका कहना है कि राधिका का आए दिन किसी न किसी के साथ झगड़ा होता रहता था। उनमें से कोई भी राधिका का खूनी हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन रजत, ये निशा का खून, राधिका का खून और फ्रेडी की बीवी स्मिता के मोबाइल पर जो ड्रग्स मिले, इन तीनों चीजों का आपस में कोई ना कोई संबंध है। क्या कहा आपने सर? स्मिता के मोबाइल पे ड्रग्स? हाँ फ्रेडी, उसके मोबाइल पर हमें ड्रग के ट्रेसेस मिले हैं। सर ऐसा कैसे हो सकता है सर? स्मिता तो सिगरेट और शराब से सख्त नफरत करती है सर, ड्रग्स लेना तो बहुत दूर की बात है। फ्रेडी पता है हमें स्मिता ऐसी लेडी नहीं है, इसीलिए तो हाँ थोड़ा शक हुआ था जब ड्रग्स मिले थे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि स्मिता को कोई जबरदस्ती ड्रग्स खिला रहा हो? कुछ नहीं होगा स्मिता को, हमने कहा ना स्मिता को हम कुछ नहीं होने देंगे, घबराओ मत। एक मिनट रजत रुको, अभी ये सारे सवाल, ये सारे राज इस शारदा फैक्ट्री के गेट के अंदर रिंग रोड वाला गोदाम है, वहीं पर खुल जाएंगे। गाड़ी बंद करो और तुम लोग तैयार रहना। वो देखो, लगता है ड्रग्स का नया कंसाइनमेंट आ गया। माल अंदर लेके जा रहे हैं। ये हरी शर्ट पहना हुआ जो आदमी है ना, हाँ ये विजय। विजय? कौन विजय? सर ये राधिका के ऑफिस में काम करता है सर। जब हम लोग वहां पे इंक्वायरी करने गए थे ना, मैंने देखा इसे। विजय राधिका के ऑफिस में थ्राइव ट्रेडिंग में काम करता है? मतलब रजत मेरा शक सही था, इस सारे के पीछे थ्राइव ट्रेडिंग कंपनी के किसी आदमी का काम है। पूरा गगन, जय और गगन एक ही जगह पर, इसका मतलब है ये दोनों मिले हुए हैं इस कारस्थान में। दो खून, राधिका और निशा का, और स्मिता के मोबाइल पर मिले हुए ड्रग्स में दोनों भी है। इनको तो एक एक करके लेते हैं। रुक जाओ! चल बता स्मिता कहाँ है स्मिता? स्मिता अंदर है। प्रीति जल्दी जाओ, इनसे तो हम नहीं। स्मिता 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 तुम ये नशीले ड्रग्स, ये खास किस्म की हेरोइन हमारे देश में लाते थे ना, दूसरे देशों से? क्यों? हाँ, बेचारे राधिका के अच्छे खासे धंधे के पीछे तुम्हारा ये काला धंधा चलता था। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। मुझे तो लगा था कि उन लोगों ने तुम्हें फ्रेडी अगर थोड़ी देर और कर देते ना तो वो लोग मुझे मार डालते। फ्रेडी अरे ऐसे कैसे मार डालते? मैं हूं ना, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने देता, समझी? बस बस रहने दो। अरे सच कह रहा हूं, तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान था मालूम है? सब झूठ, सब झूठ। अरे बिल्कुल सच है स्मिता, सच कह रहा हूं मैं। तुम्हारा फ्रेडी सच कह रहा है स्मिता। मैं फैक्ट्री के माल में हीरोइन के पैकेट स्मगल किया करता था। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, फिर एक दिन राधिका को पता चल गया और उसने छानबीन शुरू कर दी। और फिर एक दिन विजय, मुझे पता चल चुका है कि तुम मेरी कंपनी में क्या गुल खिला रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं मैडम। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। नहीं मैडम, मुझे सच में नहीं मालूम कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। ड्रग्स, मैं ड्रग्स के बारे में बात कर रही हूँ। ड्रग्स? हाँ ड्रग्स। तुम मेरी कंपनी के कार्टन्स में
ड्रग्स स्मगल कर रहे हो? मैडम ये आप क्या कह रही हैं? मैं भला ड्रग्स की स्मगलिंग क्यों करूंगा? आपको कुछ गलतफहमी हुई है मैडम। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। रुको, ये बताओ ये क्या है? बोलो बोलो। ये आपको कहां से मिला? मैंने अपनी कंपनी का गोडाउन चेक किया था और कार्टन्स के नीचे मुझे ये पैकेट्स मिले। मैडम ये आपने अच्छा नहीं किया है। मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। मैडम अच्छा यही होगा कि आप इसके बारे में किसी और से बात ना करें, वरना क्या? वरना ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा मैडम। ओह, अब तुम मुझे धमकी दे रहे हो अपनी बॉस को? अब तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। ये अब आप देखना मैडम कि आपका अंजाम क्या होने वाला है। बेचारी राधिका को तुमने मार डाला। क्यों? मैं घबरा गया था, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। एक बात पूछूं? हाँ? पूछो। ये तुम मेरे सामने ये ऑफिस जाने के लिए निकली थी ना? निकली तो थी, लेकिन मुझे वो रास्ते में मेरी सहेली निशा मिल गई। वो निशा है ना? हाँ। उसने मुझसे कहा कि कॉफी पीने के लिए चलते हैं, फिर ऑफिस जाएंगे। पर वो कॉफी पीते ही मेरे सर में दर्द शुरू हो गया फ्रेडी। फिर क्या? फिर उसने मुझे मेरी स्कूटी पर घर छोड़ा और बिल्डिंग के नीचे स्कूटी लगा दी और कहने लगी कि ऑफिस के लिए देर हो रही है, और वो चली गई फ्रेडी। फिर मैं बेहोश हो गई फ्रेडी, और जब मेरी आंख खुली तब मैं यहाँ थी। स्मिता ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बताओ क्या बिगाड़ा था उसने? मैं जानता था कि स्मिता सीआईडी ऑफिसर फ्रेडी की पत्नी है। अगर मैं उसे किडनैप कर लूंगा तो बवाल हो जाएगा और सबका ध्यान स्मिता की तरफ चला जाएगा। और बेचारी स्मिता बेवजह तुम्हारे साजिश की शिकार बन गई। हाँ। और निशा, वो तो तुम्हारी दोस्त थी ना, उसे क्यों मारा तुमने? वो घबरा के आप लोगों को सब कुछ बताने वाली थी, इसलिए मुझे उसे भी मारना पड़ा। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं मैं? पूछो। तुम्हारे मोबाइल पे हमें ड्रग्स के ट्रेसेस मिले स्मिता। ड्रग्स? तुम ड्रग्स लेती हो? ये क्या कह रहे हो तुम फ्रेडी? अरे ऐसे ही पूछ लिया स्मिता। फ्रेडी वो जरूर मेरी सहेली निशा के होंगे, वही ड्रग्स लेती है, वही मेरा मोबाइल भी ले गई थी फ्रेडी। तुम गगन, तुम्हें क्या लगा है? जिंदगी भर आजाद घूमोगे? भूल गए तुम, सीआईडी की चंगुल से कोई नहीं बच सकता, समझे? फांसी के लिए तैयार रहना, समझे? और विजय, तुम पैसों के लालच में तुमने दो मासूम जाने ली, दो मासूम जाने। ड्रग्स लाए इस देश में, तुम्हें तो फांसी होकर ही रहेगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।